हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हो? ओके। आज बच्चों मैंने कल आपको मानव श्वसन तंत्र की संरचना के बारे में बताया था। उसके अंदर हमने अध्ययन कराया था कि मानव श्वसन तंत्र कैसे काम करता है, किस तरह का होता है। तो सबसे पहले जैसे हमने कहा कि इससे बाह्य नासा छिद्र होते हैं, एक्सटर्नल नैरिज, नेजल चैम्बर, इसके बाद आंतरिक नासा छिद्र नैरिज, इंटरनैरिज, इसके बाद ग्लॉटिक छिद्र होता है, ट्रैकिया, ब्रोंकस, सेकेंडरी टर्टियरी ब्रोंकस, एल्वियोडक्ट्स, एल्वियोलाई और लंग्स की पूरी संरचना बताई। इसमें राइट लंग्स में 3 लोब्स, 2 लोब्स, एक लेयर होती है, इसके ऊपर प्लूरल मेम्ब्रेन्स होती है बच्चों, और नीचे डायफ्राम होता है। इसकी कल हमने पूरी डिटेल में स्टडी कराई। अब प्रश्न ये उठता है कि ये श्वसन तंत्र काम कैसे करता है, श्वसन तंत्र की क्रियाविधि कैसे होती है। तो श्वसन तंत्र की क्रियाविधि का अध्ययन कार्यकी कहलाता है। तो इसमें सबसे पहले हम बच्चों स्टडी कर रहे हैं श्वासोच्छ्वास, जिसे ब्रीथिंग कहते हैं। ब्रीथिंग का अर्थ ये होता है बच्चों, सांस लेना। जैसे सांस ली, अंदर फेफड़ों में आ गई, सांस निकाली। सांस लेने की क्रिया और सांस छोड़ने की क्रिया, यानी वातावरणीय वायु को फेफड़ों में लेना और फेफड़ों से वायु को बाहर निकालना, ये दोनों क्रिया होती हैं। इनको अपन ब्रीथिंग कहते हैं। रेस्पिरेशन की जो हिंदी में श्वासोच्छ्वास कहते हैं। प्रश्न ये उठता है कि इसमें 2 प्रकार का चरण होता है। निःश्वसन जिसे इंस्पायरेशन कहते हैं, यानी इंस्पायरेशन का अर्थ है कि जो वातावरणीय वायु होती है, वातावरणीय वायु में ऑक्सीजन का दाब होता है लगभग 21%। ये लंग्स में आएगी। ये मान लो फेफड़े हैं, ठीक है, ये फेफड़े हैं, या चलो यहां समझ लो, ये डायग्राम बना हुआ है, ये मान लो लंग्स है, फेफड़ा, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन का आना इंस्पायरेशन कहलाता है, और फेफड़ों से वायु का बाहर निकलना CO2 कहलाता है। मतलब CO2 का बाहर निकलना, ये क्रिया हमारी उच्च वसन एक्सपायरेशन कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? एक्सपायरेशन। यानी इंस्पायरेशन का मतलब है, निःश्वसन का अर्थ है बच्चों कि सांस का लेना, और उच्च वसन का मतलब है सांस को बाहर निकालना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। हालांकि वातावरणीय वायु में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड दोनों होती है। इसका भी हम आपके सामने पूरा गैसीय विनिमय होता है, उसमें खोलेंगे। अब प्रश्न इस बात का उठता है कि ये हम सांस लेते कैसे हैं और सांस छोड़ते कैसे हैं। ये एक क्रिया है, जैविक क्रिया। देखिए इसको बच्चों ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए इसमें हमने ऊपर ये कशेरुकदंड है, कशेरुकदंड, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। ये नीचे स्टर्नम, रोस्थी, स्टर्नम बोलते हैं इसे, ओके। ये थोरेसिक कैविटी यानी वच्छी गुहा, थोरेसिक कैविटी, और ये जो बच्चों तनुपट, तनपट अंग्रेजी में इसे डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम कहते हैं। और ये रिब्स, फसलियां,
अब इन पसलियों के बीच में जो मसल्स पाई जाती हैं ये दो प्रकार की होती हैं। एक होती है ये वाली एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। दूसरी ये, इसको यहां कर लेते हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ओके, हिंदी में इन्हें बच्चों कहेंगे बाह्य इंटरकोस्टल पेशी, उसे आंतरिक इंटरकोस्टल पेशी। ओके, इन पेशियों में फ्रेनिक तंत्र का, ये फ्रेनिक नर्व्स हैं, फ्रेनिक तंत्र का होती है। इसमें मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये ब्रेन का पश्च भाग है। इसमें दो संरचनाएं होती हैं, इनका संबंध फ्रेनिक नर्व से होता है, ठीक है। अब देखिए, इसको समझिए। सबसे पहले प्रश्न ये उठता है बच्चों कि हम सांस लेते कैसे हैं। सांस लेते वक्त हमारे कौन कौन से अंग में क्रिया होती है। सांस लेना इंस्पायरेशन, निश्वसन कहलाता है। ये एक सक्रिय क्रिया है, इसमें ऊर्जा खर्च होती है। परंतु फेफड़ों के अंदर जो लंग्स हैं, इसमें कोई पेशी नहीं होती बच्चों। एक्चुअली हमारे जो पसलियां हैं ये रिब्स हैं, तो रिब्स के बीच में ये जो मसल्स पाई जाती हैं ये कोस्टल मसल्स हैं। इसमें से बच्चों ये जो मसल्स है इसे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कहते हैं, और ये सेकंड वाली है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। अब सांस लेना है तो सांस लेते वक्त जैसे ही फ्रेनिक नर्व्स में उद्दीपन आएगा तो ये एक्सटर्नल, समझिए इसको बड़ा ध्यान से, ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है ये वाली, इसमें आवेग आएगा। मेडुला ऑब्लोंगेटा ये ब्रेन का पश्च भाग है, यहां से फ्रेनिक, तो ये संकुचित होगी। क्या होगी? संकुचित होगी। आप ऐसे मान लो ये इस तरह से रिब्स है और संकुचित होगी, तो जैसे ये पेशी ऐसे खींचेगी तो बच्चों क्या होगा कि जो रिब्स है पहले यहां थी सीधी होने लगेगी, सीधी होने लगेगी क्योंकि ये खींच रही है भाई। जैसे मान लो मेरी उंगली को देखो बच्चों, जैसे ये रिब्स है, इसको हम यूं खींच रही है तो ये सीधी हो रही है उंगली। तो इसमें क्या होगा, जो स्टर्नम है पहले ऊपर था, नीचे की ओर खिसकेगा। जैसे बच्चों देखिए मैं सांस ले रहा हूं, स्टर्नम ऊपर आ रहा है, तो स्टर्नम जैसे ऊपर आएगा यानी नीचे खिसकेगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वक्षगुहा का आयतन बढ़ जाएगा। ये थोरेसिक कैविटी है। कशेरुक दंड और उरोस्थी यानी स्टर्नम के बीच में जो खाली स्थान है इसे वक्षगुहा थोरेसिक कैविटी कहते हैं। इसमें फेफड़े डले हुए हैं। जैसे इंस्पायरेशन हुआ तो ये मेरी ब्रेन में मैंने सोचा ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है बच्चों, इस जगह यहां से फ्रेनिक आई एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में ये पेशी संकुचित होगी और इंटरनल ये शिथिल होगी। तो ये जैसी पेशी संकुचित होगी तो ये पेशी क्या होगी कि इस रिब्स के टेढ़े किनारे को खींचेगी ये वाले को, तो इसमें क्या होगा, स्टर्नम नीचे की ओर आ जाएगा और वक्षगुहा का आयतन बढ़ जाएगा
और वच्च गुहा में क्या पाए जाते हैं बच्चों? फेफड़े पाए जाते हैं, लंग्स। इस फेफड़ों के अंदर कोई पेशी नहीं होती और फेफड़े फैल जाते हैं, और फैलते हैं तो इसमें क्या होता है? वातावरणीय वायु। क्या होगा बच्चों? वातावरणीय वायु, इन्वायरमेंटल एयर, जिसमें ऑक्सीजन है वो फेफड़ों के अंदर भर जाएगी। ठीक है, लगभग वातावरणीय वायु में ऑक्सीजन का दाब लगभग 21% होता है, जो परसेंटेज है 21%। तो जैसे ही फेफड़ों में, जैसे एक बार देखिए हम फिजिकली, तो ये काम कैसे हो रहा है? हमने सोचा यहां से फ्रेनिक तंत्रिका से, फ्रेनिक तंत्रिकाओं के अंदर देखिए मेडुला ऑब्लोंगेटा में 2 केंद्र होते हैं, श्वसन उद्गमी सेंटर और श्वसन सदगमन सेंटर, यानी एसिलेटरी सेंटर और इनहिबिटरी सेंटर। तो एसिलेटरी सेंटर में प्लस आवेश आया और एक्सटर्नल जो मसल्स के पास फ्रेनिक तंत्रिका आएगी, तो इसमें आवेग आ जाएगी, सिकुड़ जाएगी और सारी की सारी रिब्स सीधी हो जाएंगी इनके सिरे, और वच्च गुहा का आयतन बढ़ जाएगा। वच्च गुहा का आयतन बढ़ गया बच्चों तो फेफड़े भी फैल जाएंगे, और फेफड़े जैसे ही फैलेंगे तो चूसक बल के द्वारा, सकिंग फोर्स के द्वारा वातावरणीय बाह्य नासा छिद्र के माध्यम से आंतरिक नासा मार्ग, आंतरिक नासा छिद्र, श्वास नली और फेफड़ों में आ जाएगी। ये ऑक्सीजन का दाब इसमें बढ़ गया, O2 का प्रेशर बढ़ गया। तो ये क्रिया एक सक्रिय क्रिया है। इसमें चूंकि सक्रिय क्यों है कि इसमें ऊर्जा खर्च हो रही है। अब ये तो हमारे हो गई निःश्वसन, यानी सांस को लेना, इंस्पायरेशन। अब प्रश्न ये है कि सांस को हम छोड़ेंगे, अब इसमें मामला उल्टा हो जाएगा। अब क्या होगा? आवेग नेगेटिव आएगा, तो हमारी नीचे वाली बच्चों जो मसल्स है इसे कहते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। कौन सी ये बच्चों? ध्यान देखिए, ये वाली, ये जो मैंने इस तरह से ये एरो बना करके इसको किया है, ये क्या करेगी कि इसमें संकुचन होगा, इसमें संकुचन होगा और इसमें शीतलन होगा एक्सटर्नल में। ठीक है, अब पहले ये माइनस थी, ये प्लस थी, अब ये माइनस हो जाएगी और ये प्लस हो जाएगी। तो इस स्थिति में क्या होगा कि ये रिब्स यूं सीधी होगी। पहले क्या था कि ये इस तरह से इसका किनारा यूं आ गया था, अब इसको ऊपर खींचेगा तो रिब्स ऊपर की ओर झुकेगी और अंतोगत्वा स्टर्नम ऊपर की ओर जाएगा और फिर से वच्च गुहा का आयतन कम हो जाएगा। वच्च गुहा का आयतन कम हो गया बच्चों, क्या होगा? फेफड़े पिचक गए, और फेफड़े पिचक गए तो फोर्स एक नेगेटिव उत्पन्न होगा जो वायु को वातावरण में निकालेगा। ठीक है, तो निकालेगा, तो इस तरह से सांस का अंदर लेना और सांस का बाहर निकालना। सांस का अंदर लेना सक्रिय क्रिया है बच्चों, इसमें ऊर्जा खर्च होती है। तो कैसे होता है कि हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा में रेस्पिरेटरी सेंटर है, श्वसन केंद्र है, इसके अंदर एसिलेटरी सेंटर आता है, वहां से आवेग उत्पन्न होता है। वो आवेग, तंत्र की आवेग एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स पर आएगा, उसमें संकुचन करेगा, और जो फसली हमारी रिब्स का सिरा टेढ़ा है उसको सीधा करेगा, खींचेगा। परिणामतः क्या होगा कि स्टर्नम बाहर की ओर आ रहा है, तो वच्च गुहा का आयतन बढ़ जाएगा, जिसमें फेफड़ा डला हुआ है वो फूल जाएगा और चूसक बल के द्वारा फेफड़े के अंदर वातावरणीय वायु आ जाएगी। दैट इज द इंस्पायरेशन, यानी निःश्वसन। अब एक्सपायरेशन में क्या होता है? ये निष्क्रिय क्रिया है, इसमें हमें ऊर्जा खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जैसे ही एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में संकुचन समाप्त हो जाएगा, परंतु इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स में संकुचन आएगा, और इस संकुचन से बच्चों क्या होगा कि जो हमारी रिब्स है जो स्टर्नम से जुड़ी हुई है, इसमें ऊपर को खींचेगी तो स्टर्नम पुनः पूर्व स्थान पर पहुंच जाएगा और वच्च गुहा का आयतन कम हो जाएगा, फेफड़े पिचक जाएंगे। मगर ये जो मसल्स के साथ साथ इसमें बच्चों एक और क्वेश्चन है कि डायफ्राम का भी बहुत बड़ा रोल है, जिसे तनुपट्ट कहते हैं। ये वाला देखिए,
तनपट में हरी पेशियां पाई जाती हैं, रेडियल मसल्स। जब निःश्वसन क्रिया होती है, तो निःश्वसन क्रिया होती है यानी इंस्पायरेशन होता है, तो ये डायफ्राम में ये चपटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चपटा। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत पूछा जाता है, फ्लैट। ठीक है, चपटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ध्यान से समझिए बच्चों, ध्यान एकाग्रित कीजिए कि जैसे ये डायफ्राम एक्सपायरेशन के समय डोम शिफ्ट है। क्या ये? डोम शिफ्ट। डोम शिफ्ट। ठीक है, ये डोम शब्द है इस तरह से। परंतु जैसे स्टर्नम नीचे की ओर आया, हरी पेशियों में शीतलन हुआ, तो ये सीधा हो जाएगा यानी चपटाकार हो जाएगा। परंतु जैसे स्टर्नम फिर ऊपर आया तो फिर कैसा हो गया? डोम शिफ्ट। अब इसमें क्या होता है कि जैसे इसमें क्वेश्चन बच्चों ये ऐसे पूछा जाता है कि इंस्पायरेशन के समय तनुपट जो डायफ्राम है आकृति कैसी होगी? तो फ्लैट, चपटाकार। परंतु जैसे ही एक्सपायरेशन की क्रिया होगी, सांस अपने फेफड़ों से निकालेंगे वायु को, तो स्टर्नम पुनः पूर्व स्थान पर पहुंच जाएगा, और पूर्व स्थान पर पहुंच जाएगा तो वत्स का आयतन कम होता है, तो ये तनपट्ट डायफ्राम फिर से डोम शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी श्वसन क्रिया चलती है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। नंबर 1 कि इंस्पायरेशन एक सक्रिय क्रिया है, एक्सपायरेशन एक निष्क्रिय क्रिया है। मगर हम व्यायाम करते हैं, तेज गति से दौड़ते हैं, तो उस वक्त एक्सपायरेशन की क्रिया भी सक्रिय हो जाती है। क्या हो जाती है? सक्रिय, एक्टिव हो जाती है। ये ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन। दूसरा, ब्रेन के अंदर जो हमारा फर्स्ट ब्रेन है, हाइंड ब्रेन है, इसमें मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, इसमें रेस्पिरेटरी सेंटर पाया जाता है। इसमें से फेनिक नर्व्स निकलती हैं, ये दो प्रकार की होती हैं। एक इनका कनेक्शन होता है त्वरक यानी एसिलेटरी सेंटर, और दूसरा होता है निरोधी इनहिबिटरी सेंटर। त्वरक सेंटर से या एसिलेटरी सेंटर से इंस्पायरेशन की क्रिया को आवेग मिलता है, जबकि इनहिबिटरी क्रिया निरोधी क्रिया से या निरोधी सेंटर से एक्सपायरेशन क्रिया को संकेत मिलता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, कोस्टल मसल्स दो प्रकार की होती हैं जो पसलियों के बीच में पाई जाती हैं, बाह्य इंटरकोस्टल मसल्स और आंतरिक कोस्टल मसल्स। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका ब्रीथिंग हुआ, यानी सांस लेना और सांस छोड़ने की क्रिया बच्चों ब्रीथिंग कहलाती है। इसमें कोई प्रॉब्लम? ओके, अगर प्रॉब्लम है तो आगे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। तो अब ये बात तो है बच्चों के फेफड़ों के अंदर वायु आ गई, पर फेफड़ों से रक्त के हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन जाएगी और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में आएगी। तो सेकंड हमारा जो फिजियोलॉजी का चरण है, गैसीय विनिमय या गैसीय परिवहन, गैसेस एक्सचेंज, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 कैसे होता है, इसको आप समझेंगे। तो बच्चों, श्वसन की कार्यकी में हमने पहले अभी पढ़ा है श्वासोच्छ्वास से ब्रीथिंग कहते हैं। इसकी क्रिया ब्रीथिंग की दो स्टेप्स में चलती है, इंस्पायरेशन सांस का लेना, एक्सपायरेशन सांस का बाहर निकालना। मैंने जैसे उरोष्टि से शब्द किया है स्टर्नम, इसे कहते हैं स्टर्नम। रिब्स हैं और फसलियों के बीच, रिब्स के बीच कोस्टल मसल्स पाई जाती हैं। ये चीज मैंने अभी डिस्कस की। अब प्रश्न सेकंड, ये स्टेप्स होता है हमारा गैसीय परिवहन कि फेफड़ों से, जैसे मान लीजिए बच्चों ये हमारे फेफड़े हैं, फेफड़े की इकाई मैंने आपको एल्वियोलाई बताई, वायु कोष्ठ, और इस पर रक्त केशिकाओं का जाल पाया जाता है, और मान लो ये कोशिका है। ठीक है, एल्वियोलाई
वायु कोष्ठ और ये सेल कोष का। अब जैसे वातावरण से ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन रक्त के हीमोग्लोबिन से क्रिया की, अभी मैं बताऊंगा, ये आ रही है इस टाइप से, और रक्त में हीमोग्लोबिन HB इसे शो करते हैं, हीमोग्लोबिन को शॉर्ट में HB, और ऑक्सीजन से क्रिया कर जाएगी। एक हीमोग्लोबिन का अणु 4 ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है और ऑक्सीजन के दाब पर HbO2 का होल 4 यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्या ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। ऑक्सी हीमोग्लोबिन युक्त रक्त धमनी तंत्र के माध्यम से आता है और फिर रक्त केशिकाओं में धमनी बढ़ जाती है, धमनिकाएं बढ़ जाती है ब्लड कैपिलरीज में, और ऑक्सीजन का दाब रक्त में ज्यादा होता है, कोशिका में कम, तो ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन कोशिका के कोशिका द्रव्य में आ जाती है। तो ये क्रिया O2 का परिवहन कहलाती है। क्या कहलाती है? O2 का परिवहन, यानी हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन पूरे संपूर्ण शरीर में कैसे जाती है, ये क्रिया O2 का परिवहन बच्चों कहलाती है। कोशिकाओं में जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जैसे मान लो हम यहां थोड़ा सा रिएक्शन लिख लें, C6H12 O6 + 6O2, ऑक्सीडेशन हो गया, तो 6CO2 + 6H2O + 38 ATP, ये जल बना, इसे मेटाबॉलिक वाटर कहते हैं। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड पुनः, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कहां ज्यादा होगा? कोशिका के कोशिका द्रव्य में, क्योंकि ये क्रिया कोशिका के कोशिका द्रव्य में कोश की शोषण हो रही है। कल हमने इस पर डिस्कस किया था। भाई सीधी सी बात है कि जहां दहन क्रिया हो रही है, घर में चूल्हा जल रहा है, तो धुआं कहां ज्यादा होगी? चूल्हे के पास। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण यहां हो रहा है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण में कार्बन डाइऑक्साइड यहां हुई, तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कोशिका के कोशिका द्रव्य में होगा और कार्बन डाइऑक्साइड पुनः रक्त में आ जाएगी, और रक्त में भौतिक विलयन के रूप में, कार्ब अमीन के रूप में और बाइकार्बोनेट के रूप में, 3 रूपों में ट्रांसपोर्टेड होकर के पुनः कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ा में पहुंच जाएगी, और फेफड़ा के केशिका रक्त के ये CO2 रक्त के अंदर से विसरण क्रिया द्वारा जो वायु कोष्ठ होते हैं उसके अंदर गुहा होती है, उसे एट्रम कहते हैं। ये एट्रम है, एट्रम में आ जाएगी, और O2 एट्रम, और जो वातावरणीय वायु उसमें ऑक्सीजन का दाब ज्यादा है, तो वातावरणीय ऑक्सीजन एट्रम से रक्त में आ जाएगी। इस तरह से हमारे रक्त के अंदर CO2 O2 का ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है। इसलिए गैसीय परिवहन की क्रिया को O2 का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2, और CO2 का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2, 2 चरणों मध्यंतर है। इट्स ओके बच्चों। सबसे पहले मैं लेके चल रहा हूं O2 का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं बच्चों कि जैसे एक रिएक्शन हम लिखेंगे कि आरबीसी होती हैं, रेड ब्लड कार्पल्स, इन्हें एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। इनके मध्य में, हमारी आरबीसी के मध्य में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन बच्चों एक प्रोस्थेटिक प्रोटीन है, इसकी स्टडी भी कराएंगे। हीम माने आयरन और ग्लोबिन माने प्रोटीन। आयरन जो फेरस फॉर्म में होता है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है Fe+2, और ग्लोबिन जो प्रोटीन है जो अल्फा बीटा 2 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर के बना होता है, तो इसको शॉर्ट में हीमोग्लोबिन को Hb से लिखते हैं। तो Hb हीमोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन का अणु 4 ऑक्सीजन के परमाणु से बाइंड अप हो जाता है।
और स्थिति क्या बनेगी, हाई प्रेशर ऑफ O2 HAGH इन लंग्स। ये लंग्स में क्रिया हो रही है। फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन का एटम में दाब ज्यादा है, तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से क्रिया करके HbO2 का होल 4 बन जाए। इसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहेंगे। ये टेम्परेरी कंपाउंड बन गया ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ये कहां बना बच्चों, वायु कोश एल्वियोलाई के ऊपर जो रक्त केशिकाएं पाई जा रही हैं, एट्रम वायु कोश का यानी एल्वियोलाई की गुहा को एट्रम कहती हैं। एट्रम में सांस हमने ली, उसमें ऑक्सीजन का दाब ज्यादा लगभग 21%, तो ऑक्सीजन विसरण क्रिया द्वारा रक्त में आ गई। रक्त की आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन से क्रिया करके एक टेम्परेरी कंपाउंड बनाया जिसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन युक्त शुद्ध होता है, प्योर ब्लड होता है, और ये हमारा हार्ट धमनी तंत्र के माध्यम से, आर्टरी सिस्टम के माध्यम से संपूर्ण शरीर की कोशिकाओं के लिए, जैसे आर्टरी, आर्टियोल्स और कैपिलरीज, और कैपिलरीज की झिल्ली इतनी पतली होती है बच्चों कि वो विसरण क्रिया द्वारा उसमें से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग हो जाती है HNs के कारण। आगे हम बताएंगे वो और इफेक्ट के अंतर्गत। और ऑक्सीजन कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली के माध्यम से विसरण के द्वारा कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पहुंच जाती है और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कर देती है। परिणाम स्वरूप ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जल बनता है और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP बनती है। ATP से हमारी सभी जैविक क्रियाएं संचालित होती हैं, जीवन चलता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल से क्रिया करके बाइकार्बोनेट बना लेती है, इसलिए टॉक्सिसिटी यानी अम्लता ये करेक्ट देती है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड रक्त के अंदर कोशिका के कोशिका द्रव की विसरण क्रिया द्वारा कोशिकाओं में आ जाती है, और ये 3 माध्यम से फिजिकल सॉल्यूशन, बाइकार्बोनेट के रूप में वापस आ जाती है, और फेफड़ों के माध्यम से जैसे हम सांस छोड़ते हैं तो CO2 बाहर चली जाती है, सांस लेते हैं तो O2 अंदर आ जाती है। तो इसमें O2 का जो ट्रांसपोर्टेशन क्यों होता है, आप इसको एक, मैंने आपको बताया Hb हीमोग्लोबिन है, ये एक हीमोग्लोबिन का अणु 4 ऑक्सीजन के परमाणु से क्रिया करके, तो स्थिति क्या बनेगी, हाई प्रेशर ऑफ, P का मतलब प्रेशर ऑफ O2। जब ऑक्सीजन का दाब ज्यादा होगा तो हीमोग्लोबिन से क्रिया कर जाएगा, और एक हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन क्रिया करेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन युक्त है ये बच्चों शुद्ध रक्त यानी प्योर ब्लड कहलाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा था नीट वगैरह, ठीक है। अब ये परिस्थिति घटित क्यों हुई, अब देखिए बच्चों, वायुमंडल, कूप की वायु मतलब लंग वाली, और रक्त, PO2 का मतलब प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इसका वायुमंडल में दाब 159.5 mmHg मरकरी मान होता है। वायुमंडल में फेफड़ों के अंदर कितना है, 101 पहले से है, रक्त में कितना है 40 mmHg, तो ये जोड़िए 101 प्लस 40 यानी 141 mmHg मान हो गए हमारे रक्त को और कूप की वायु में। मगर फिर भी कितना वायुमंडल में कितना ज्यादा है 159.5, यानी ये ज्यादा है, तो ऑक्सीजन कहां जाएगी, वातावरण से फेफड़ों में और फेफड़ों से रक्त में। गैसों का बच्चों सिद्धांत होता है कि अधिक दाब से कम दाब की ओर ट्रांसपोर्टेड हो जाती है। अब ये ग्लूकोज का ये ऑक्सीजन जाकर के कोशिका के कोशिका द्रव्य में आ गई, और यहां ये मान लो ये क्रिया हुई, तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड बन गई है। अब कोशिका द्रव्य में से रक्त में आएगी, तो रक्त में PCO2 यानी प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 46 mmHg। एल्वियोलर यानी फेफड़ों की वायु में, एल्वियोलर एयर में कितना है 40, वायुमंडल में कितना है 0.03 mmHg। यहां ध्यान दीजिए, स्थल पर तो इतना होता है, मगर जल में 0.3 mmHg
यह का मान हो जाता है। ध्यान रखिए, जल में और कार्बन डाइऑक्साइड का मान ज्यादा होता है, स्थल की वायु में कम होता है। तो आप जोड़िए कि 40.03 mmHg मान रक्त में कूप की वायु में और वायुमंडल में, मगर रक्त में कितना है 46, तो किसमें ज्यादा हुआ, रक्त में ज्यादा हुआ। ऐसी स्थिति में क्या है कि अधिक दाब से वायुमंडल में कम दाब होता है और CO2 निकल जाती है और इसमें O2 का दाब अधिक होता है। तो ये क्रिया O2 का ट्रांसपोर्टेशन कहलाएगी और ये क्रिया CO2 का ट्रांसपोर्टेशन। तो ये दाब में विभिन्नता होने के कारण प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की स्थिति हमारे शरीर में अलग अलग है। तो इस विभिन्नता के कारण गैसें अधिक दाब से कम दाब की ओर बच्चों ट्रांसपोर्टेड हो जाती है। ये एक जैविक क्रिया है। O2 के ट्रांसपोर्टेशन के लिए पूर्णतः हीमोग्लोबिन जिम्मेदार है। ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, श्वसन वर्णक है, ठीक है। और इस हीमोग्लोबिन का सिर्फ काम यही है कि O2 का ट्रांसपोर्ट करे और CO2 का ट्रांसपोर्ट करे, ठीक है। तो ये क्रिया हो गई। अब प्रश्न यहां बच्चों एक बनता है कि सर ये तो चलो HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन तो बन गया, मगर ये अलग कैसे होता है? इसको थोड़ा सा आप एक मिनट और समझिए। जैसे ये बच्चों जैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन पहुंच गई तो ये वियोजित हो जाती है, तो Hb इसमें से अलग हो जाएगा और 4O2 अलग हो जाएगी। यानी ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से O2 अलग हो जाती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन मैंने बताया टेम्परेरी कंपाउंड है, परमानेंट नहीं है। जैसे अब ये होगा कब, जब PCO2 हो जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अलग हो जाएगी और इसको हीमोग्लोबिन का वियोजन कहते हैं और ये एक वक्र के रूप में प्राप्त होता है। और इसकी स्टडी सबसे पहले बोहर ने की, इसलिए इसे बोहर इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, बोहर इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है बच्चों। तो इसका जो सबसे प्रमुख कारण होता है HNs के कारण, HNs की उपस्थिति के कारण हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अलग अलग हो जाती है। अब HNs आते कहां से हैं? HNs कहां से आते हैं? HNs बच्चों आते यहां से हैं कि जैसे ही रक्त के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो गया तो CO2 क्या करेगी, क्रिया कर जाएगी रक्त के जल से और ये H2CO3 में करने यानी बाइकार्बोनेट और बाइकार्बोनेट H2CO3 बच्चों HNs प्लस HCO3 नेगेटिव। ये HNs जैसे ही अलग होगा रक्त में, रक्त की पीएच वैल्यू कितनी होती है बच्चों? रक्त की पीएच वैल्यू 7.4 होती है, यानी हल्का क्षारीय होता है। परंतु जैसे ये HNs के कारण इसकी रक्त की पीएच में थोड़ा परिवर्तन आने लगता है और इसमें अम्लीता का करैक्टर आ जाता है, एसिडिक करैक्टर आ जाता है और अम्लीता के करैक्टर्स के कारण थोड़ा टेम्परेचर बढ़ने लगता है शरीर का। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन है जिसमें से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को त्याग दे देती है और ऑक्सीजन अलग होकर के कोशिका द्रव में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करती है। तो इसका स्टडी जो बोहर ने की थी, किसने की थी? बोहर। तो इसको हम अब बोहर इफेक्ट के नाम से जानेंगे। उन्होंने बताया कि HNs की उपस्थिति के कारण वो दाईं ओर मुड़ जाता है, राइट साइड में मुड़ जाता है। ये कैसे जो कर्व प्राप्त होता है वो इसे बोहर इफेक्ट कहते हैं। इसकी अब आगे स्टडी करते हैं बच्चों। अभी मैंने आपको पढ़ाया कि O2 का परिवहन कैसे होता है। तो O2 के परिवहन के लिए हमने बताया कि जैसे ही हमारे फेफड़ों की वायु कोष्ठ एल्वियोलाई की एट्रम में वायु का दाब में ऑक्सीजन का दाब अधिक था, तो ऑक्सीजन विसरण क्रिया द्वारा रक्त के अंदर गई और रक्त की हीमोग्लोबिन से क्रिया करके एक टेम्परेरी कंपाउंड बनाया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन युक्त रक्त संपूर्ण शरीर की कोशिकाओं के पास पहुंच गया।
अब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन कैसे अलग होता है? जैसे मान लीजिए हमने अभी आपके सामने स्टडी की कि Hb प्लस 4O2, इसको लिख सकते हैं हाई PO2 और लो PCO2। क्या बन जाएगा? HbO2 का होल को, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन होगा, इसमें ब्रेक डाउन टूटेगा। कैसे टूटेगा? वियोजन होगा। तो उल्टा एक सेल्स के पास ये काम हो रहा है इन लंग्स, एल्वुलाई में, और इसमें क्या होगा कि लो PCO2 और P की जगह बेटा O करिए, O, और हाई CO2 PCO2, ये इन सेल, ठीक है, कोशिकाओं। ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा कि हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा। Hb हीमोग्लोबिन अलग हो गया और 4O2 अलग हो गया। यानी हीमोग्लोबिन से O2 का अलग होना, ये हीमोग्लोबिन का वियोजन कहलाता है। हीमोग्लोबिन का O2 से वियोजित होना। होता क्यों में? इसके लिए एचाइंस जिम्मेदार होते। तो इसका अध्ययन वैज्ञानिक बोहर ने किया। उन्होंने बताया बच्चों कि रुधिर में CO2 की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी HbO2 से O2 की मुक्ति सुगमित होती जाती है। फलस्वरूप ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग हो जाता है और एक वियोजित वक्र प्राप्त होता है जो दाईं ओर मुड़ जाता है। इसे बोहर प्रभाव कहते हैं। अब कैसे होता है इसको आप देखिए। इसमें क्या होता है बालकों कि जैसे ये हमारा मान लीजिए हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन ये 20% हमने हीमोग्लोबिन का दाब दिया mmHg मान में, तो लगभग ऐसे लो 30 ले लो, ठीक है, तो करीब 25% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन, फिर लीजिए हमने 50 ले लिया, 50 mmHg मान दे दिया, तो लगभग 45% हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन में। फिर मान लीजिए हमने 70 दे दिया, ठीक है, तो लगभग 65% हीमोग्लोबिन हो गई। हीमोग्लोबिन किस में बदल गई बच्चों? ऑक्सी हीमोग्लोबिन में। और लगभग 80 दिया तो लगभग 75। अब यहां से आगे हम ऑक्सीजन का दाब नहीं दे सकते। तो जो वक्र है इस टाइप से सीधा जा रहा है। अब ये काम कहां चल रहा था? लंग्स में, फेफड़ों में। फेफड़ों में किसका दाब ज्यादा है बच्चों? ऑक्सीजन का। और यहां मान लो ये सेल आ गई कोशिका। कोशिका में आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा है। तो यहां क्या होगा कि H2 कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O और बन जाता है H2CO3, ये आयनीकृत हो जाता है और आयनीकृत होकर के बच्चों फिर से ये H प्लस HCO3। इस H के कारण ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो वक्र सीधा चल रहा था
वो एकदम दाईं ओर मुड़ जाता है इस टाइप से। परिणाम स्वरूप क्या होता है, हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा, हीमोग्लोबिन एकदम डाउन नीचे हो जाएगा और ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा। यानी हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से वियोजन हो गया, अलग अलग हो गया। इसे बोहर इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बोहर इफेक्ट कहते हैं, बोहर प्रभाव कहते हैं। और फिर ये हीमोग्लोबिन 0 से स्टार्ट हो गई, ये आ गई, ये Hb है। ये जैसे जैसे ऑक्सीजन का दाब बढ़ेगा तो वैसे वैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन में बदल जाएगी। और लगभग मान लीजिए ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा है, वेंटिलेटर भी लगा दिया, फेफड़ों के अंदर आजकल काफी कोविड-19 चल रहा है, बीमार हो जाते हैं लोग, कोविड-19 संक्रमित हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या कर रहे हैं कि हमारी एल्वेलाई में संक्रमण जो कोविड-19 का विषाणु पहुंचता है, एल्वेलाई की दीवार को नष्ट कर देता है, तो वातावरणीय ऑक्सीजन रक्त के अंदर नहीं पहुंच पा रही है और हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का दाब कम हो रहा है। धीरे धीरे ऑक्सीजन का दाब कम होते होते आदमी की डेथ हो जाती है। परंतु समय रहते हमारी एंटीबॉडीज को नष्ट कर लेती है कुछ दवाइयों के द्वारा, तो मोर्टेलिटी दर ज्यादा नहीं है, घबराने की बात नहीं है, वैक्सीन भी आने वाली है। तो बच्चे यही वो चीज मैं कह रहा हूं कि हीमोग्लोबिन ये है, मान लो 0 पर है, रक्त में है, जैसे जैसे मान लो हमने 30% mmHg मान ऑक्सीजन का दिया, लगभग 25% हीमोग्लोबिन का संतृप्तिकरण हो गया। 50 mmHg मान दिया ऑक्सीजन का तो लगभग 45% हीमोग्लोबिन संतृप्तिकरण हो गया। फिर लगभग 70% दिया तो 65% हीमोग्लोबिन ऑक्सीमोग्लोबिन कन्वर्ट हो गई। और फिर हमने 80 का दिया तो लगभग 75, और लगभग जाते 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 यहाँ हीमोग्लोबिन का 75% पार्ट ये मान लीजिए ऑक्सीमोग्लोबिन कन्वर्ट हो। अब ये रक्त जैसे ही सेल्स के पास पहुंचा तो सेल्स में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है, उसमें कंडेंसेंट जल से क्रिया करके H2CO3 ये एमीन के कारण आयनीकृत हो जाता है। आयन के उसमें एचएन्स अलग हो जाते हैं, एचएन्स रक्त में आते ही अम्लीता के करैक्टर आ जाते हैं और अम्लीता के कारण रक्त का थोड़ा दाब बढ़ जाता है, सॉरी ताप। और ऐसी स्थिति में क्या होता है भैया, कहती है हीमोग्लोबिन कहती है अब तक हम तुम्हारे साथ भैया, अब हम एचएन्स के साथ जाएंगे, अब तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। और ऑक्सीजन बच्चों अलग, और अलग पहुंच करके ये क्या करती है कि ऑक्सीकरण करा देती है। जैसे C6H12 O6 प्लस 6O2, और ये 6O2 बनते ही अंत में 6CO2 प्लस 6H2O और प्लस 38 ATP बन गया। तो ये ऑक्सीकरण कार्बन डाइऑक्साइड फिर आई, जल से क्रिया करे एचएन्स, और इस तरह से ये जो हीमोग्लोबिन का ये दाईं ओर मुड़ जाता है, क्या दाईं ओर, और इसी को बोर इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बोर इफेक्ट। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं, कल हम आपको CO2 का परिवहन बताएंगे और इसमें संबंधित जो वायु फेफड़ों के दाब कितना मान कितना होता है, श्वसन संबंधी कुछ रोग हैं, तो कल हमारा ये लेक्चर श्वसन तंत्र का और श्वसन की कार्य का पूर्ण हो जाएगा। ओके, घर से बाहर निकलेंगे तो मास्क लगा के निकलिए, समूह में मत बैठिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए, हाथों को साफ करते रहिए, स्वास्थ्यवर्धक वातावरण में रहिए और अच्छा भोजन लीजिए प्रोटीन वाला, जिससे आपकी इम्यून पावर बढ़े। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप अपने आप को फिट रखेंगे तो फिर सब कुछ आपका दिमाग काम करेगा और सब कुछ समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।